नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान में आग लगी है। कल रात एयरपोर्ट पर विमान में आग लगी और उड़ान भरने से पहले विमान के इंजन से जो है धुआं निकला। आपको बता दें कि हादसे के समय विमान में यात्री मौजूद नहीं थे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान में आग लगने की घटना सामने आई। कल रात एयरपोर्ट पर विमान में आग लग गई थी और उड़ान भरने से पहले विमान के इंजन से धुआं निकला। उसकी तस्वीर भी सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। गनीमत यह रही कि हादसे के समय विमान में कोई यात्री मौजूद नहीं था। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान में आग लगने की एक घटना सामने आई। आप तस्वीर देखिए, यही वो विमान है जिसमें से धुआं निकलता हुआ नजर आया और उड़ान भरने से पहले विमान के इंजन से जो है ये धुआं निकला। तो हादसे के समय विमान में यात्री मौजूद नहीं थे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान में आग लगने की घटना सामने आई। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में ठनी हुई है। कांग्रेस बीजेपी को किसान विरोधी तो बीजेपी कांग्रेस को किसानों से धोखा करने वाली पार्टी बता रही है। ऐसे में कंगना रनौत के एक बयान ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया। कंगना रनौत ने किसान कानूनों की वकालत की और कहा कि किसानों का दुख दर्द दूर करने के लिए इन कानूनों की जरूरत है। कांग्रेस ने पलटवार का मौका गंवाए बिना कहा कि बीजेपी के नेता उन काले कानूनों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, जबकि बड़ी मशक्कत के बाद इन कानूनों को वापस किया गया था। देखना यह है कि हरियाणा के किसान किस पार्टी की बातों से प्रभावित होते हैं। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में किसान कानूनों की फिर से वापसी की मांग की थी। मंडी के एक मेले में कंगना ने कहा था कि उन्हें लगता है कि ये कानून किसानों के हित में थे और इन्हें फिर से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कंगना ने आज अपने बयान से पीछे हटते हुए कहा कि ये उनकी निजी राय थी और पार्टी के विचारों से मेल नहीं खाती। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कंगना के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तीखा हमला करते हुए कहा कि किसान कानूनों के खिलाफ 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे और अब बीजेपी सांसद फिर से इन कानूनों की वापसी का समर्थन कर रहे हैं। कंगना के बयान से किसानों के जख्म फिर से हरे हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत प्रकाश नेगी ने भी कंगना को आड़े हाथों लिया। इसका मतलब ये है कि जो हमने सांसद चुना है बहुत बड़ी बेवकूफी
हमारे से हुई गलती हुई है, हमने कैसे एक मूर्खता पूर्ण व्यक्ति तब को चुनकर भेजा है। तो इस किस्म की बातें कहकर अब मैं तो चाहूंगा कि ये बात जो है प्रेस को भी नहीं, इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। आप करने वाले हैं, आपके हाथ में है, करे क्यों नहीं, हम पूछ रहे हैं। आप इलेक्शन में क्यों बोल रहे हो? तो आप खुद करते नहीं हो, जब हम ये सवाल उठाते हैं तब बोलते हैं हम करने वाले हैं। तो इसका मकसद ये है कि आपके पास आपकी मंशा अलग है, बोलना एक, करना एक। कंगना के बयान के बाद बीजेपी ने फौरन सफाई दी। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कंगना के विचार व्यक्तिगत हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया है। बीजेपी ने किसानों को एमएसपी दिया है और हम सत्ता में लौटने पर 10 और फसलों पर एमएसपी देंगे। हरियाणा में जहां 70% आबादी कृषि से जुड़ी है, वहां किसानों की भूमिका इस चुनाव में निर्णायक हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किसानों को अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसान किसके साथ खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेबनान पर इजराइल के हमलों की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। खबर है कि इन हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम कुसैबी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। लेबनान पर इजराइल का डबल अटैक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर बरसा बारूद। टॉप कमांडर इब्राहिम कुबैशी भी ढेर। लेबनान की धरती पर इजराइल की सेना कहर बनकर टूट रही है। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है। जहां जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं, वहां वहां इजराइल की सेना उन्हें टारगेट कर रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के डायरेक्शन में चल रहा यह ऑपरेशन अब इस कदर घातक रूप ले चुका है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह तबाह होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इजराइल की सेना अब सीधे सीधे हिजबुल्लाह के उन बड़े लोगों को निशाना बना रही है जिन्हें जंग के मोर्चों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब खबर आ रही है कि इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह का एक और टॉप कमांडर मारा गया है। कमांडर इब्राहिम कुबैशी को दक्षिणी बेरूत में इजराइल की सेना ने मार गिराया है। बताया गया कि इब्राहिम कुबैशी इजराइल की आंखों में बीते 24 साल से चुभ रहा था। इजराइल का दावा है कि जिस इब्राहिम कुबैशी को ढेर किया गया है, वो इजराइल पर कई हवाई हमलों का जिम्मेदार था। साल 2000 में इब्राहिम कुबैशी ने इजराइल के 3 सैनिकों का अपहरण करने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक इब्राहिम कुबैशी हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्स की अगुवाई करता था। इजराइल का यह भी कहना है कि जहां इब्राहिम कुबैशी अपने साथियों के साथ छिपा था, उसके बारे में उसकी खुफिया एजेंसी ने पुख्ता जानकारी दी थी और अब हिजबुल्लाह ने भी इब्राहिम कुबैशी की मौत की पुष्टि कर दी है। 24 घंटे में हुए इजराइल के इस डबल अटैक में अब मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान पर हुए इन हमलों में 558 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के इन सीरियल हमलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी रिएक्शन आया है। The recent attack launched in Beirut is nothing but a ploy to expand this war theater, which will be catastrophic for this peace-loving world, and I think we must all condemn
this act on the part of Israelis with fullest force, because this is nothing but to expand this war beyond Middle East, which will be very, very serious for this world and have grave consequences. How to find a solution to this crisis? Two-state solution is the only answer. Immediate ceasefire, and then two-state solution. There is no other option. उन्होंने इन हमलों को दुनिया के लिए विनाशकारी बताया है। लेबनान में लगातार बिगड़ते हालात पर अमेरिका की नजरें भी टिकी हुई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि भले ही हालात बिगड़ गए हों, लेकिन कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है। We've also been determined to prevent a wider war that engulfs the entire region. Hezbollah, unprovoked, joined the October 7th attack, launching rockets into Israel. Almost a year later, too many on each side of the Israeli-Lebanon border remain displaced. A full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security, to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working tirelessly to achieve. हिजबुल्लाह को डराने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अगले 24 घंटे के भीतर लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध के और भड़क जाने का खतरा है। कहा यह जा रहा है कि लेबनान में इजराइल का प्रोजेक्ट गाजा अब पहली स्टेज में पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट। लेबनान में एक दिन में 500 मौत हो चुकी है। क्या ऐसे ही धमाके जारी रहेंगे? और इजराइल के हमलों को अब अमेरिका से भी ताकत मिलने वाली है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेबनान के करीब मंडराने को तैयार हैं। परमाणु ताकत से लैस ये कैरियर अपने दम पर एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने के लिए भूमध्य सागर भेजे गए हैं। इसलिए लेबनान को डर सता रहा है। लेबनान में एक दिन के अंदर 500 लोगों की मौत हुई है। क्या अगले 10 दिनों में लेबनान को 5000 मौतों का डर सता रहा है? यह आंकड़ा इसलिए क्योंकि अब इजराइल के साथ अमेरिका एक्टिव हो गया है। अमेरिका अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया में तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े बैटल ग्रुप में से एक यूएसएस ट्रूमैन कैरियर और उसके साथ कई बड़े जहाज भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का नया डिप्लॉयमेंट ऑर्डर हमास और हिजबुल्लाह को डराने के लिए जारी किया गया है। बाइडेन के ऑर्डर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और लेबनान का युद्ध गाजा पर बमबारी की तरह एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन इस जंग में गाजा से 10 गुना ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा है। إن دولة الرئيس نجيب ميقاتي يعمل مع الفريق الحكومي على رفع الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان على كافة المستويات الإنسانية والدبلوماسية والصحية والمعيشية والأمنية، ومتابعة عمليات النزوح واستهداف الأحياء السكنية بعد المجزرة التي طالت ما يزيد على 3000 من المواطنين اللبنانيين في بيروت والجنوب والبقاع। वॉर जोन नंबर 1 देखिए। अमेरिका का कैरियर यूएसएस ट्रूमैन भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से अमेरिका ऑपरेशन के लिए तैनात रहेगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा।
और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा। वॉर जोन नंबर 2 देखिए। अगर युद्ध तेज हुआ तो इसमें ईरान दाखिल होगा, तो ईरान के करीब ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इजराइल को बचाने के लिए एक्टिव हो जाएगा। यानी अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के लिए 2 बड़े वॉर जोन एक्टिव करने का फैसला किया है। अमेरिका के ये दोनों बेड़े अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर हैं और इनसे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फायर पावर इजराइल के करीब तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका के एक कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है, अब इसे समझिए। इसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोन देरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लेकबर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह, हूती और ईरान को रोकने के लिए उसने समंदर में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। यहां से वो सीरिया और इराक में भी ऑपरेशन चला सकता है। इस वक्त तो उसका फोकस लेबनान है, जहां लेबनान और इजराइल के बीच अघोषित युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने इससे पहले इजराइल के आसपास यूरोप और बाकी अड्डों पर फाइटर जेट की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। इजराइल पर कोई हवाई हमला न कर पाए, इसके लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया है। इजराइल के हवाई अड्डे भी लगातार एक्टिव हैं और अब अमेरिकी नेवी के साथ फाइटर जेट्स का पहुंचना इजराइल को नई ताकत देगा। All involved parties in this conflict must honor their responsibilities to protect civilians and ensure the safety and security of all UN personnel and assets. इजराइल का दावा है कि उसने 1300 टारगेट पर हमला किया है, यानी इजराइल की एयरफोर्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि 500 लोगों की मौत के बाद इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यही रणनीति उसने गजा में भी अपनाई है। यानी युद्ध और तेज होने का सबसे बड़ा सिग्नल मिल चुका है। और चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।